फिर देखिए और क्या स्टेप्स लिए गए थे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ये सब आपको याद रखना है कि ये किस-किस के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है और कुछ अदर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। तो फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सारे स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल वेदर बुलेटिन्स यानी कि कुछ और भी मतलब जो वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स है किसानों के लिए, तो वो भी इंट्रोड्यूस किए गए रेडियो और टेलीविज़न में। देखिए क्योंकि क्या होता है ना, हमारे जो किसान होते हैं, जो हमारे फिशरमैन्स होते हैं, उन लोगों को नेचुरल चीज़ों के बारे में मतलब उतना क्या प्रॉब्लम आने वाली है नहीं पता है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स में, तो वो इनको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम एक अर्ली वार्निंग मैकेनिज़्म होता है, उसके थ्रू इन लोगों को वार्न कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो प्लीज़ यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। फिर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, तो एमएसपी अनाउंस की। एमएसपी देखिए कब अनाउंस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा? एमएसपी अनाउंस की जाती है सोइंग सीजन से पहले, यानी कि जब आप क्रॉप को सो करने जाते हैं, बोने जाते हैं, उससे पहले ही गवर्नमेंट जो होता है वो सोइंग सीजन जो होता है मतलब एमएसपी को अनाउंस कर देते हैं, ताकि जो है किसान मतलब उसी अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके कि हमको ये पर्टिकुलर क्रॉप उगानी है या नहीं उगानी है। तो रेमनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस सब चीज़ें जो होती है गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर देती है फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप टू चेक द सारी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के लिए। देखिए इंडिया में अभी जो एमएसपी दी जाती है वो करीब 23-24 क्रॉप्स पे दी जाती है। 23 क्रॉप्स मुझे याद आ रहा है, 23 क्रॉप्स पे इंडिया में एमएसपी दी जाती है, जिसमें पल्सेस ऑयल क्रॉप्स होती है और हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, तो उन पे एमएसपी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है? ताकि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है फार्मर्स का बाय द स्पेक्यूलेटर्स और मिडलमैन है, उनके थ्रू जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, ताकि किसान सीधा जो अपनी फसल है वो अपनी फसल जो है कहाँ पर बेच सके, सीधा मार्केट में जाके किसानों को बेच सके, मार्केट में जाके सरकार को बेच सके। फिर नेक्स्ट इसमें आता है भूदान एंड ग्रामदान। देखिए भूदान और ग्रामदान क्या होता है, ये मैंने मुझे याद आ रहा है मैंने शायद आपको किसी और टॉपिक में भी इसको मैंने बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर भी एक बार और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए भूदान और ग्रामदान, जहाँ पर भी भूदान और ग्रामदान का नाम आता है, वहाँ पर हम लोग आचार्य विनोबा भावे के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया था विनोबा भावे को एज इज स्पिरिचुअल एयर, मतलब ये उनके स्पिरिचुअली आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होंगे। तो विनोबा भावे को क्यों? देखिए क्योंकि 1940s में जब इंडिया में देश को आज़ाद कराने की डिमांड जो थी वो बहुत हाई स्पीड पे थी, बहुत ज़ोरों पर थी। तब क्या किया था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए थे इंडिया में, मतलब कुछ इंडिविजुअली, क्योंकि देखिए अगर आप लार्ज स्केल पे मास लेवल पे सत्याग्रह करेंगे तो अंग्रेज जो थे वो सबको अंदर जेल में भर रहे थे, सबको इम्प्रिजनमेंट कर रहे थे। तो बेटर है आप क्या करिए, इंडिविजुअली सत्याग्रह करिए। तो अगर आपसे कभी हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, तो उसका आंसर भी आचार्य विनोबा भावे हैं। तो महात्मा गांधी ने इनको अपना स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया था और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रही। और इन्होंने गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य, मतलब ग्राम जो है उस पे मतलब हमारा अपना स्वराज होना चाहिए, अपने हिसाब से हम ग्राम को चलाएंगे। और गांधी जी के जो मार्टियरडम था, मतलब गांधी जी के बाद विनोबा भावे ने जो पद यात्रा थी उसको पद यात्रा किया, किस लिए? ताकि गांधी जी का जो ये मैसेज था ग्राम स्वराज्य का, इसको घर घर पहुंचाने के लिए थ्रू आउट द कंट्री। फिर एक बार आंध्र प्रदेश में क्या होता है, when जब वो एक बार आंध्र प्रदेश में थे विनोबा भावे, तो कुछ लैंडलेस फार्मर यानी जो भूमिहीन जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, वो जो किसान थे, इन्होंने डिमांड करी लैंड अपने इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, यानी कुछ लैंडलेस किसान थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, तो उन्होंने अपने जो मतलब अमीर किसान थे या जो उनके साथ के और लोग थे, उनसे अपने बेनिफिट के लिए किसान लैंड की डिमांड की। तो उन्होंने ही अश्योर्ड देम टू टॉक टू द, तो आचार्य विनोबा भावे जी ने उनको अश्योर्ड कराया, उनको मतलब यकीन दिलाया कि वो इस बारे में जो है सरकार से बात करेंगे कि वो लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड रिलेटेड मैटर्स में कुछ रिफॉर्म्स करें और मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए तैयार करें। फिर जो श्री रामचंद्र रेड्डी थे, अब देखिए ये नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे वो सामने आए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ जो लैंड थी वो करीब 80 जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको दान कर दिया। यानी श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ ज़मीन को 80 लैंडलेस फार्मर्स को दान कर दिया और इसी को बोला जाता है भूदान। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़मीन दान की थी तो इसको बोलते हैं भूदान। और बाद में ये जो आइडिया था उन्होंने इस आइडिया को पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। फिर कुछ जो ज़मींदार थे
उन्होंने भी क्या किया, जब देखिए अब एक पर्सन ने कुछ दान किया, डोनेट किया, तो बाकी जो लोग हैं वो भी थोड़ा इंस्पायर होते हैं। तो कुछ जो ज़मींदार थे उन्होंने भी क्या किया, अपना जो विलेजेस थे उनके पास उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया किन लोगों को, जो लैंडलेस लोग थे, और इसको बोला जाता है ग्राम दान। अब जो बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी कुछ मतलब कुछ ना कुछ अपने जो लैंड था उसके पार्ट को पुअर फार्मर्स को दे दिया, ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग। क्योंकि देखिए अगर आप दान नहीं दोगे तो जो आपके पास सरप्लस लैंड है वो लैंड सीलिंग एक्ट के अंडर में चली जाएगी, मतलब सील लग जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते, तो वो वैसे भी चली जानी है। बेटर है कि आप उसको जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको दान दे दो। तो ये जो भूदान ग्रामदान वाला मूवमेंट था ये इनिशिएट किसने किया था, विनोबा भावे ने, और इसी को ब्लडलेस रेवोल्यूशन इंडिया में कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब देखिए इंडियन एग्रीकल्चर का हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में क्या रोल प्ले होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये जो इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट है एंड आउटपुट है, ये सारे मेजर इकोनॉमिक्स के पार्ट है जो हम मेजर लेवल पे पढ़ते हैं, कंट्री लेवल पे पढ़ते हैं, नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है एक बैकबोन है हमारे देश का, हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारे इंडियन इकोनॉमी का। और क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो शेयर है जीडीपी में वो एक मतलब बहुत डिक्लाइन कर रहा है 1951 से, मतलब इसका जो शेयर है, हिस्सेदारी है जो भारत के ग्रोथ में, वो 1951 के बाद से कम होती जा रही है, घटती जा रही है जो बढ़नी थी। और 2010-11 में तो करीब 52% जो टोटल वर्क फोर्स थी वो ही एम्प्लॉयड थी बाय द फार्म सेक्टर। यानी कि मतलब 2010-11 के आसपास तो टोटल पॉपुलेशन का 52% लोग ही एग्रीकल्चर में एज अ फार्मर काम कर रहे थे। अभी जो डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में, ये बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि देखिए अगर किसान मतलब खेती छोड़ देंगे या किसान ही किसानी छोड़ देंगे तो कौन मतलब खाने पीने की चीज़ें उगाएगा, मतलब खेती अगर लोग छोड़ देंगे तो फिर देश में अनाज कहाँ से आएगा, खाने पीने की चीज़ें आएंगी। क्योंकि देखिए ओवरऑल हम लोग चाहे हम कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ले, लेकिन जो बैकबोन है हमारी, जो मतलब जड़ है, वो तो खेती ही है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हम इतनी मेहनत करते क्यों हैं, खाने के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, और खाना नहीं मिलेगा तो मतलब कैसे चल पाएगा। और अगर देखिए सारी चीज़ें तो हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है कि कुछ ना कुछ तो हमें अपने बारे में सोचना होगा, अपने किसानों के बारे में, अपने देश के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ हार्ड कोर स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। तो अब ये जो डिक्लाइन है, ये जो एक स्टैग्नेशन है, मतलब एक जो स्टॉप लग गया है एग्रीकल्चर में, ये ओवरऑल क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है इन अदर, मतलब जो हमारे और इकोनॉमी के जो और भी एरियाज है, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, वहाँ पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है और बहुत वाइडर इम्प्लीकेशन है सोसाइटी के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोगों को ये चीज़ें इतनी भी समझ में शायद नहीं आती होंगी, लेकिन आप तो इतना तो समझ में आता होगा। अक्सर हम लोग मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स लेने और फ्रूट्स लेने, तो हम लोग देखते हैं ना कि भाई हर साल कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स, जो मतलब बेसिक वेजिटेबल्स हैं, वो महंगी हो जाती है। जैसे अनियंस के प्राइस अभी हमने देखा था 2019 में, 1920 में अनियंस के प्राइस कितने शूट अप कर गए थे, 150 पर केजी प्राइस प्याज मिल रही थी मार्केट में। कभी टमाटर के प्राइस हाइक हो जाते हैं, कभी पटेटो के प्राइस हाइक हो जाते हैं। तो ये जो मतलब जो स्टेपल फूड आइटम्स हैं, इनके ही प्राइस क्यों हाइक हो जाते हैं, दाल है इंडिया में उनके प्राइस हाइक हो जाते हैं। तो इन सब का एक रीज़न होता है, ये हाइक जो हो जाते हैं। तो मतलब अगर ये चीज़ें हाइक हो जाएगी तो आम आदमी क्या खाएगा, ठीक है आप थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाएगा तो आप खाना तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो ओवरऑल इसका पूरी सोसाइटी पर एक वाइड इम्प्लीकेशंस है जिस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए इंडिया में क्या है, एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है जिसको ICAR बोलते हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं और वेटरनरी सर्विसेज हैं, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मेट्रोलॉजिकल फील्ड्स में वेदर फोरकास्टिंग है। तो ये सब जो है प्रायोरिटी दे रही है किसको, फॉर इम्प्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है ये अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं। वेदर डिपार्टमेंट जो मतलब वेदर की प्रिडिक्शन कर रहा है कि 5 दिन अगले नेक्स्ट 5 डेज क्या वेदर होने वाला है वो हम आपको बता देंगे। किसान हेल्थ कार्ड के थ्रू बता देंगे आपकी जो मिट्टी है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जगह पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पॉनीकल्चर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब जो कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने किसानों के साथ बेटर लिंक बना के चल सके। फिर नेक्स्ट आता है इंडिया में ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स। अब देखिए इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ है
और कौन कौन से मेजर सेक्टर्स हैं, उनका क्या ग्रोथ का है। तो देखिए इंडिया में 3 ही मेजर सेक्टर्स हैं, मैंने बताया था आपको, जैसे एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री एंड देन सर्विस सेक्टर। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं, इन 3 सेक्टर्स का क्या मतलब 10th 5 ईयर प्लान में, यानी 2002 से 2007 तक, फिर 11th 5 ईयर प्लान में, और फिर जो थर्ड आपका 12th 5 ईयर प्लान है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो 5 ईयर प्लान है इंडिया में 1951 से बनना स्टार्ट हुए, फिर बीच में 3 बार कुछ गैप आया था जब एनुअल प्लान्स बने थे। उसके बाद फिर अभी जो चल रहा था इंडिया में 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक, फिर उसके बाद ये इसको 2019 तक एक्सटेंड किया, और उसके बाद से तो फिर ये 5 ईयर प्लान बनने बंद हो गए हैं, क्योंकि देखिए प्लानिंग कमीशन जो बॉडी थी जो ये प्लान बनाती थी, इसको 2014 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब इसको डिसमिस कर दिया गया। अब इसकी जगह जो बॉडी काम कर रही है इंडिया में वो है नीति आयोग, जिसको हम नीति कमीशन या नीति आयोग बोलते हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग इंडिया में अब काम कर रहा है, और नीति आयोग को क्या काम दिया हुआ है कि आपको 15 साल का स्ट्रैटेजिक प्लान बना के चलना है, एक विजन बना के चलना है। उन 15 साल के विजन जो आपने बनाए हैं उसको 7 साल का स्ट्रैटेजिक गोल्स बना के चलना है, और फिर 3 साल की प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। तो ये काम इसको दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए कुछ टारगेट यहाँ पर कुछ वो दिए हुए फिगर्स दिए हुए हैं कि एग्रीकल्चर का 10th 5 ईयर में क्या रोल रहा था, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर टारगेट 1 में थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, फिर आपका ओवरऑल इंडस्ट्री का दिखाया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स में। तो सबसे कम जो मतलब ग्रोथ है वो आपके एग्रीकल्चर में देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर अब आप देखिए जीडीपी में 10th 5 ईयर प्लान में, यानी कि 2002 से 2007 के बीच में, तो ओवरऑल जीडीपी में कितना शेयर रहा एग्रीकल्चर का 7.2%, तीनों सेक्टर का 7.2%, तीनों को मिला के, फिर 8.2%, फिर 9.0 एंड फिर 9.5% रहा। तो ये मतलब ओवरऑल फिगर है जो बता रहा है कि तभी इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है हम अपने इंडिया को कैसे सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे हम अपने इंडियन इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। तो देखिए सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग आप अपने आप में ही इनफ हो जाते हैं, हमें मतलब किसी के सामने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत तो देखिए डिपेंडेंसी होती ही है, लेकिन ओवरऑल हम लोग इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंसी जो होती है वो कब अटेन की जाती है, अगर गवर्नमेंट जो होती है प्रोवाइड करती है प्रॉपर एग्रीकल्चर। देखिए सेल्फ सफिशिएंट कोई कंट्री कब होगी, जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रॉपर जो एग्रीकल्चर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्रेडिट लिंकेज यानी कि क्रेडिट की जो फैसिलिटीज़ है वो दे रही है, और इनकरेज कर रही है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। फिर उसके अलावा आप केवल व्हीट और राइस पर ध्यान देने के बजाय जो अदर फूड क्रॉप है जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल और भी अच्छी है पर्टिकुलर एरिया में, आप उस पर भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और बहुत सारे अट्रैक्टिव जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में, आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फोकस है वो किस पर होना चाहिए, इंक्रीजिंग जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, और ये एक सस्टेनेबल बेसिस पे होना चाहिए, और एक फ्री ट्रेड उस पे होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए ग्रेन्स में। ये एक मासिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, और पॉवर्टी जो है एक रूरल एरिया में उसको काफ़ी हद तक कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी। इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसका क्या फ्यूचर है। तो देखिए अब हमारी फूड सिक्योरिटी के बारे में देखिए, फूड सिक्योरिटी का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं, मेनली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो मार्जिनल सेक्शंस हैं, उन लोगों को जो भी न्यूट्रिएंट फूड है, फूड का मतलब ये नहीं होता कि आपने अगर एक ब्रेड खाई और आपका पेट भर गया तो मतलब आपको फूड इनफ फूड मिल रहा है, आप फूड सिक्योर्ड है, नहीं। फूड का मतलब होता है कि जो भी माइक्रो लेवल न्यूट्रिएंट्स हैं खाने में, जो बहुत ज़रूरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो आपके खाने में, आपकी थाली में अवेलेबल होने ही चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी मतलब कि जो भी इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके खाने में, आपकी थाली में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वो सब खत्म होंगी। फिर जो शिफ्ट है फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टीवेशन। अब देखिए पहले क्या होता था, फूड क्रॉप्स उगाई जाती थी मेनली। अब क्या हो रहा है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, और जो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं, शिफ्ट इनकी तरफ चेंज हो गया है। इससे क्या हुआ कि जो रिडक्शन है नेट्स ऑन एरिया का, वो कम हो गया है। मतलब इससे जो नेट्स ऑन एरिया है, जो सीरियल्स और पल्सेस हैं, उनमें काफ़ी कमी आई है।
उसके बाद फिर क्या हुआ है, नेक्स्ट कंपटीशन हो गया है किसके लिए, लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज। अब देखिए जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए लैंड चाहिए और जो एग्रीकल्चर कल्चरल यूज के लिए लैंड चाहिए, ये सब चीज़ें भी मतलब अभी कम होगा, मतलब ये कंपटीशन भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है इस, और इससे भी अल्टीमेटली क्या हुआ, जो नेट सोन एरिया है वो भी कम हो गया है। फिर जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो भी काफ़ी कम हो गई है। देखिए प्रोडक्टिविटी लैंड की क्यों कम हो गई है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका बहुत एक्सेस यूज़ हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा किसान हमारे यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनकी हेल्थ पे या जो लोग उन क्रॉप्स को कंज्यूम कर रहे हैं हमारे, यानी कि अल्टीमेटली सबकी हेल्थ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब तो इंडिया में खैर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो इंडिया का जो सिक्किम है वो पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा स्टेट बन गया है जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। उसके अलावा जो स्कैरसिटी हो रही है वाटर की, इससे भी काफ़ी जो मतलब कम हो गया है, इरीगेशन वाला एरिया जो है वो भी काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पर इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है, इससे वाटर लॉगिंग कॉस्ट, ओवरऑल सैलिनिटी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो इन सब इश्यूज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर यहाँ पर एक मैंने टेबल दी हुई है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के इंडिया में। तो सीरियल्स का क्या था 2006-7 से लेके 2011 तक का, राइस का, व्हीट का, कोर्स ग्रेन का, पल्सेस का, और टोटल क्या परसेंट रहा है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ये आपके लिए मतलब एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है व्हाई हैज़ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन रिमेन्ड स्टेगनेंट और फॉलन। अब जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो मतलब कैसे स्टेगनेंट हो गया है, मतलब स्टेबल हो गया है, या कैसे गिर गया है पिछले करीब लगातार 5 सालों से। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए रीजंस क्या है, रीजंस हम लोग मेन पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि क्या रीजंस है जो खाने का जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है वो मतलब स्टेगनेंट हो गया है या फिर काफ़ी हद तक गिर गया है। तो सबसे पहला इसमें आता है लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड की जो क्वालिटी है, मतलब जो हमारी ज़मीन की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है। तो लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। फिर आता है रिड्यूस्ड वाटर स्टोरेज इन एक्वीफर्स ड्यू टू अनसस्टेनेबल पंपिंग, यानी कि जो वाटर स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है एक्वीफर्स में, मतलब जो हमारा जो वाटर टेबल है लैंड में वो बहुत कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंपिंग वहाँ पर उतना वाटर उसको मिल नहीं रहा है और यूज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सप्लॉइटेशन ओवर हो रहा है। फिर इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, हमारे पास स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। फार्मर्स जो है उनको पे करना पड़ रहा है हाई प्राइसेस फॉर HYV सीड्स के लिए। हमारे किसान जो है वो गरीब है और उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो जो एक्सपेंसिव है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं उनको परचेज कर सके। फर्टिलाइजर्स हैं और जो बार्गेनिंग पावर है फिक्स प्राइस्ड की वो उनके फेवर में नहीं है। फिर सप्लाई जो है वो बहुत हाई है, सप्लाई हाई है, डिमांड लोअर है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेल है वो बहुत डिस्ट्रेस चली गई है। क्यों? क्योंकि सब लोग खड़े हुए हैं अपनी फसल को लेके कि, और जब किसी चीज़ की सप्लाई हद से ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली उसके जो प्राइसेस हैं वो फॉल डाउन कर जाते हैं। इससे क्या होगा, देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी। अब देखिए फूड सिक्योरिटी की बात हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने छोटे किसानों की सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते, तब तक फूड सिक्योरिटी की बात करना बिल्कुल यूज़लेस है। तो नेक्स्ट इसमें आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था 1991 24 जुलाई, जिसमें 3 चीज़ें मतलब जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको ओपन किया गया था फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो मेनली हाईलाइट किया गया था। तो अब देखिए इसमें क्या इम्पैक्ट पड़े थे ग्लोबलाइजेशन के इंडियन एग्रीकल्चर पे। तो करीब 19th सेंचुरी जो था उसमें जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया आए थे 19th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी में। अब जो इंडियन स्पाइसेस थे इनको एक्सपोर्ट किया जाता था अलग अलग कंट्रीज़ में दुनिया भर के, और जो फार्मर्स थे उनको इनकरेज किया गया कि वो इन क्रॉप्स को उगाएं। फिर आज भी जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स हैं इंडिया के स्पाइसेस जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब जो ये ब्रिटिश पीरियड है, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड, आप देखिए मतलब ब्रिटिश के टाइम से ये जो कॉटन वाला एरिया है इंडिया का, डेक्कन प्लेटू, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है पूरे के पूरा जो मतलब ब्रिटिश टाइम था। और उसके बाद भी जो कॉटन है ये एक्सपोर्ट किया जाता है ब्रिटेन में एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। चंपारण मूवमेंट जो हुआ था ये 1917 में स्टार्ट हुआ था बिहार में, क्योंकि जो फार्मर्स थे इस रीजन के इनको फोर्स किया गया था ग्रो करने के लिए इंडिगो फॉर द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
फिर जो अंडर ग्लोबलाइजेशन था, पर्टिकुलरली 1990 के बाद जो इंडियन फार्मर्स थे, दे हैव बीन एक्सपोज टू, अब देखिए 1990 के बाद तो उनको और नए चैलेंजेस फेस करने पड़े, डिस्पाइट इंडिया बीइंग एन इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है राइस का, कॉटन का, रबर का, टी का, कॉफ़ी का, जूट एंड स्पाइसेस का, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ ये हम मतलब इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं ये कम्पीट नहीं कर पाते हैं विद डेवलप्ड कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि उनके जो मतलब गवर्नमेंट्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती हैं, तो उनका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल है उन कंट्रीज़ में, तो जो हमारे फार्मर्स हैं कम्पीट नहीं कर पाते हैं। अब लास्ट हम इसको यहाँ पर अपना देखते हैं, लास्ट क्या है। हाँ, अपने एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रॉपर जो थ्रस्ट है वो कहाँ पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जो मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर्स है, यानी कि जिनके पास जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही थोड़ी सी लैंड है, तो उन पर हमको मेन ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रॉमिस तो बहुत थे, लेकिन ये जो प्रॉमिस थे कुछ रह गए, कुछ ही एरिया में कन्फाइंड हो गए, तो ओवरऑल हमको इस रेवोल्यूशन को बाकी के जो मतलब एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इसको ट्रिकल डाउन करना पड़ेगा। तो जो कीवर्ड है आज का वो है जीन रेवोल्यूशन। जीन रेवोल्यूशन मतलब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इन चीज़ों को बाकी और भी जो क्रॉप्स हैं उसमें लेके आए। जैसे इंडिया में भी जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स जो बोलते हैं वो सिर्फ कॉटन यूज़ हो रही है 2002 से। बाकी क्या बोलते हैं बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड की बात हो रही थी, लेकिन वो कंज्यूमेबल है, मतलब खाने के थ्रू बॉडी में जाती हैं, तो इसलिए उस पर अभी मतलब रिसर्च चल रही है, उसको अभी अप्रूव नहीं किया गया है बाई जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी अप्रूव करती है इंडिया में जीएम क्रॉप्स को। तो अभी खाली जो बीटी कॉटन है उसी को अप्रूवल मिला हुआ है। फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिस होती है वो सारे नेचुरल जो हमारे होते हैं, मतलब जो केमिकल्स है लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उनका यूज़ बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, तो पूरा का पूरा नेचर पे डिपेंडेंट होती है। फिर जो इंडियन फार्मर्स है ये मतलब इनका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टेन है, क्योंकि ये जो फार्मर्स हैं ये कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं फूड ग्रेन ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द, क्योंकि देखिए अब लैंड होल्डिंग छोटी है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इंडियन फार्मर्स जो है दे शुड डाइवर्सिफाइड, उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट एरियाज में आना पड़ेगा, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स में। फिर इससे क्या होगा, जो इनकम है किसानों की वो इंक्रीज होगी, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है हम इसको हार्नेस मतलब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं एक वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है ये अडेप्ट कर रहा है टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इन सब के साथ डील करने में हमको मदद करेगा। इसके साथ ही हम अपने इस चैप्टर को यहीं पर ओवर करते हैं। एक कोट के साथ ही हम अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था और एक कोट के साथ ही हम इसको ख़त्म करते हैं। तो अगेन मिस्टर वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्या बोला था, आई वुड रादर बी ऑन माई फार्म देन बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे अपनी फार्म पे रहना ज़्यादा पसंद होगा एज कम्पेयर टू द बी ऑन द एज कम्पेयर टू द एज द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब एम्परर बनने से ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी कि जब मैं एक फार्मर की फॉर्म में अपने लाइफ को स्पेंड करूँगा। सो ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के रिगार्डिंग फिर भी आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।